I am not from IIT, I am not from IIM, can I succeed in UPSC? एक एकेडमिक एक्सेलेंस अगर एक्स एक्सेस पे है तो यूपीएससी में जो सक्सीड करते हैं वो वाई एक्सेस पे है। तो मैं अपने देश में क्यों नहीं कर सकता? अपने देश में मुझे क्या शर्म, क्यों शर्म? टायर्डनेस एंड मेंटल टायर्डनेस के बीच में कोरिलेशन है, उस कोरिलेशन को समझिए। झूठ के बुनियाद पे आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप एंड को ज्यादा इंपॉर्टेंट मान रहे हैं मीन से। नहीं देगा आशीर्वाद भगवान। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लास्ट बार जब मैंने सेशन लिया था तो सेशन के बाद बहुत सारे बच्चे मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे बोला कि सर मैंने तो आईआईटी से पढ़ाई नहीं की है, मैंने तो आईएम से पढ़ाई नहीं की है, तो क्या मैं सपना देख सकता हूँ, क्या मैं प्रिपेयर कर सकता हूँ यूपीएससी के लिए? तो मैंने सोचा कि आज मैं क्यों ना यही टॉपिक लूँ, और टॉपिक का नाम है आई एम नॉट फ्रॉम आईआईटी, आई एम नॉट फ्रॉम आईएम, कैन आई सक्सीड इन यूपीएससी? फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रवीण प्रकाश है। मैंने 1988 से 1992 तक आईआईटी कानपुर से इलेक्ट्रिकल की तैयारी में पढ़ाई की, और 93 में मैंने प्रीलिम्स एग्जाम लिखा और 94 में आईएएस ज्वाइन किया, आंध्र प्रदेश ज्वाइन किया। 94 से लेकर 2024 तक मैंने आईएएस में रहा, मैं आंध्र प्रदेश काडर में। तो जैसा मैंने बोला फ्रेंड्स, आज जो हम इश्यू डिस्कस कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि मैंने आईआईटी या आईआईएम इस बड़े नाम से किसी भी इंजीनियरिंग को किसी भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से मैंने पढ़ाई नहीं की है, तो क्या मैं प्रिपेयर कर सकता हूं, क्या मैं अपने आप को कमिट कर सकता हूं यूपीएससी की तैयारी के लिए? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है यस। आप जरूर तैयारी करें यूपीएससी की और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की, जरूर तैयारी करें। चाहे आप आईआईटी से हैं, आईएम से हैं, आपने पढ़ाई की है, नहीं की है, किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज से आपने पढ़ाई की है, और या किसी भी डिग्री कॉलेज से आपने पढ़ाई की है, चाहे आपने बीए किया है, बीकॉम किया है, बीएससी किया है, ओपन स्कूल यूनिवर्सिटी से किया है, आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। और ऐसा मैं इसलिए बोलता हूं कि जो यूपीएस, ये अगर हम दो एक्सेस लें, अगर हम एकेडमिक एक्सीलेंस का एक्सेस लें और हम अगर यूपीएससी में सक्सेस होने का एक्सेस ले, तो इन दोनों के बीच में कोई कोरिलेशन नहीं है। एक एकेडमिक एक्सीलेंस अगर एक्स एक्सेस पे है तो यूपीएससी में जो सक्सीड करते हैं वो वाई एक्सेस पे है, और एक्स और वाई 90 डिग्री पे है, इनका कोई कोरिलेशन नहीं है। ऐसा मुझे क्यों लगता है? क्या मेरे पास ऐसा कोई डेटा है जिससे मुझे ऐसा लगता है? मैंने 94 से लेके 2024 तक शायद मैं हर एक बैच में किसी न किसी को जानता हूं, मैं बैच का प्रोफाइल भी मैंने देखा हुआ है, और हर एक बैच का प्रोफाइल ये मुझे बताता है 94 से लेकर 2024 तक कि ये डेटा, ये ग्राफ बताता है। मैं अगर अपना बैच देखूं तो हमारे बैच में जो भी बच्चे मेरे कॉलेज में थे उनको अगर मैं 4 परसेंटाइल में अगर मैं बांटूं, जो जिनका परसेंटाइल 75 से ऊपर था, जिन्होंने भी हमारे कॉलेज के जितने भी बच्चे जिन्होंने कि यूपीएससी का एग्जाम लिखा, उसमें अगर मैं उनको 4 परसेंटाइल में बांटूं, एक जिनका 75 परसेंटाइल से ऊपर यानी कि टॉप 25% रैंक जिनकी थी, दूसरा जो 50 और 75% परसेंटाइल है, तीसरे जो 3rd परसेंटाइल में थे 25 से 50% ग्रुप में थे, और एक जो लास्ट रैंकर थे 0 से 25% के ग्रुप में थे। तो अगर मैं 4 ग्रुप में बांटूं, और उस समय हमारे टाइम पे 4 अटेम्प्ट हुआ करते थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ अटेम्प्ट हुआ करते थे। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में इस ग्रुप से भी बच्चों का हुआ, इस ग्रुप से भी बच्चों का 50-75 परसेंटाइल वाले बच्चों का भी हुआ, 25 से 50 परसेंटाइल वाले बच्चों का हुआ, और 0 से 25 वालों का भी हुआ। सबका फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ, कुछ बच्चों का कुछ। जब सेकेंड अटेम्प्ट आया तो इस ग्रुप के भी कुछ बच्चे इसमें यहां आए, और सेकेंड जो क्वाड्रेंट था उसके बच्चे भी आए, 50-75 परसेंटाइल रैंक वाले, 25 से 50 वाले भी आए, और बॉटम रैंकर भी आए। थर्ड अटेम्प्ट हुआ, उसमें भी आए, फर्स्ट जो टॉपर थे टॉप 25% वाले वो भी आए,
परसेंटाइल वाले, 50 से 75 वाले भी आए, 20 से 55 वाले भी आए और 0 से भी आए। और फोर्थ अटेम्प्ट में भी फर्स्ट टॉप रैंकर्स आए, 50 से 75 वाले आए, 25 से 50 वाले आए और 0 से 25 वाले आए। इसका मतलब कि जो मैं अपने कॉलेज के, मेरे बैच के या मेरे से सीनियर बैचेस वालों का अगर मैं देखूं और उनको इस तरह से प्लॉट करूं इस तरह से, तो ये मुझे दिखता है कि कोई कोरिलेशन नहीं है बच्चों में, इसमें कोई कोरिलेशन नहीं है कि हमारे कॉलेज में क्या रैंक थी और उस कॉलेज में उस रैंक से मेरे यूपीएससी से मैं किस अटेम्प्ट में मेरा हुआ। दूसरा, ये तो मेरे कॉलेज की बात है, बट मैं अगर हर एक बैच में देखूं तो जैसे मैंने पहले बोला था कि कोई भी कोरिलेशन मुझे नहीं दिखता है कॉलेजेस का कि किस रैंक के कॉलेज है और जो बच्चों का जिनका सिलेक्शन हुआ है उनमें कोई भी मुझे कोरिलेशन नहीं देता है। इसको ये तो मेरा ओवरऑल कोरिलेशन दिखाते हैं, बट अगर उसको मैं केस स्टडी से बताऊं और अब आप अपने आप को इमेजिन कीजिए कि क्या आपका खुद का एकेडमिक क्वालिफिकेशन इन बच्चों से बेटर है। मैं 3 केस स्टडी आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। पहला केस स्टडी है मुत्याल रेवू, जो 2007 बैच के ऑफिसर हैं, 2007 बैच के ऑफिसर हैं। मुत्याल रेवू ने तेलुगु मीडियम में पढ़ाई की और ये पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट थे। ये 10th क्लास के बाद इन्होंने 11th 12th नहीं किया, 10th क्लास के बाद ये सीधे चले गए, ये पॉलिटेक्निक करने चले गए और पॉलिटेक्निक की इन्होंने 3 साल इन्होंने पॉलिटेक्निक की और पॉलिटेक्निक करने के बाद ये इन्होंने इवनिंग क्लासेस से इंजीनियरिंग की। अब आप अपने आप से पूछिए, जो इंडिया में हायर एकेडमिक क्वालिफिकेशन माना जाता है वो ये माना जाता है कि 10th के बाद 11th 12th करो और 11th 12th के बाद एक कॉलेज में जाके ग्रेजुएशन करो। तो क्या आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन, आपका एकेडमिक बिल्डअप मुत्याल राजू से बेटर नहीं है? डेफिनेटली आपका उनसे बेटर है, बट मुत्याल रेवू की रैंक क्या आई? 2007 में मुत्याल की रैंक कौन सी आई? मुत्याल की रैंक 2007 सिविल सर्विसेज यूपीएससी के रिजल्ट में इनकी रैंक आई फर्स्ट। ये टॉप रैंकर बने, इन्होंने फर्स्ट रैंक इन्हें मिला, फर्स्ट रैंक। सो फर्स्ट रैंकर मुत्याल रेवू फर्स्ट रैंकर रहे 2007 बैच में। जैसा मैंने बोला कि 10th पढ़ने के बाद 10th के बाद सीधे ये पॉलिटेक्निक गए, 10th के सीधे बाद, और उसके बाद इन्होंने तेलुगु मीडियम में पढ़ाई की, इवनिंग क्लासेस की। तो अगर मुत्याल रेवू फर्स्ट रैंक ला सकते हैं तो क्या आपका, जिनका एकेडमिक आपका प्रोग्रेशन एक फॉर्मल 11th 12th है और फिर एक आपने ग्रेजुएशन किया है, फॉर्मल ग्रेजुएशन किया है, क्या आपका नहीं हो सकता? सोचिए। दूसरा केस जो मैं बताना चाहता हूं मैं, वो है रोनाल्ड रोज। ये तमिलनाडु के रहने वाले हैं, 2006 बैच के हैं। इन्होंने भी तमिल मीडियम में पढ़ाई की, रोनाल्ड रोज ने तमिल मीडियम में पढ़ाई की और इन्होंने 11th 12th में वोकेशनल एजुकेशन, 11th and 12th में वोकेशनल एजुकेशन की और वोकेशनल एजुकेशन करने के बाद इन्होंने ओपन कॉलेज से इन्होंने ग्रेजुएशन किया। इन्हें फॉर्मल में नहीं गए, ये ओपन कॉलेज में गए और फिर इनका आईएएस में हुआ और आईएएस में होने के बाद इन्होंने एमआईटी से एमबीए और मास्टर्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किया। जर्नी सोचिए, 10th के बाद पीसीएम नहीं लिया, बायोलॉजी नहीं लिया, कॉमर्स नहीं लिया, आर्ट्स नहीं लिया, वोकेशनल एजुकेशन लिया और वोकेशनल एजुकेशन करने के बाद इन्होंने ओपन कॉलेज से इन्होंने ग्रेजुएशन किया
और इनका आईएएस में हुआ, और आईएएस में होने के बाद इन्होंने फिर जाके एमआईटी से एमबीए और एमपीए का कोर्स किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपका एकेडमिक जर्नी इनसे बेटर नहीं, रोनाल्ड रोज से बेटर नहीं? तो अगर रोनाल्ड रोज का हो सकता है तो आपका क्यों नहीं हो सकता? सोचिए। और तीसरा जो मेरा केस है वो शायद बहुत सारे बच्चों का वेरी सिमिलर बैकग्राउंड होगा। ये 2018 बैच के हैं, हिमांशु कौशिक। हिमांशु कौशिक ने एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से, गाजियाबाद से बीटेक किया, कृष्णा इंजीनियरिंग कॉलेज गाजियाबाद, यहां से इन्होंने बीटेक किया। बीटेक करते समय 4 साल में हिमांशु की 2 सप्लीमेंट्री भी आई। क्या हिमांशु का सेकेंड अटेम्प्ट में हुआ, थर्ड अटेम्प्ट में हुआ, फोर्थ अटेम्प्ट में हुआ, फिफ्थ अटेम्प्ट में हुआ? फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ। फर्स्ट अटेम्प्ट में हिमांशु की 77th रैंक आई। 65% in from a private engineering college in Ghaziabad, 65%, 2 supplementary, first attempt 77th रैंक। तो ये जो 3 केस स्टडी मैंने बताई और अपने कॉलेज के 4 अटेम्प्ट्स का जो कोरिलेशन बताया, उससे हमें ये समझ में आता है कि यूपीएससी की प्रिपरेशन में और उससे ए प्रायरी, उससे पहले के एकेडमिक बैकग्राउंड से कोई कोरिलेशन नहीं है। बट ऐसा हम जब जेई और नीट के सक्सेस के बारे में रिकॉल करते हैं, जैसे आप रिकॉल करें जब आप क्लास 11-12 में थे और जो बच्चे जेई का एग्जाम लिखते थे, तो आपने देखा होगा कि आपके स्कूल में जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी में जिनका अच्छा परफॉर्मेंस था, उन्हीं का जेई में और या नीट में या मेडिकल कॉलेजेस में, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में हुआ। ये कोरिलेशन हमें 12th के बाद तो मिला कि जिसका 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अच्छा था, उनका जेई या नीट में हुआ। बट ये कोरिलेशन हमें यूपीएससी के प्रिपरेशन के समय क्यों नहीं मिलता? ऐसा क्यों नहीं हमें ये कोरिलेशन मिलता कि जिसने ग्रेजुएशन में हाई मार्क्स अचीव किए हैं या हिस्टोरिकली 10, 12th और ग्रेजुएशन में हाई मार्क्स लाता रहा और ग्रेजुएशन में अच्छे मार्क्स लाता रहा, उनमें से भी कुछ लोगों का फर्स्ट या सेकेंड अटेम्प्ट में नहीं होता है, और जिनके ग्रेजुएशन में भी कम मार्क्स आए और किसी भी कॉलेज से पढ़ाओ उनका हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्या है ये कोरिलेशन जो 12th में तो है, बट जब हम ग्रेजुएशन में जाते हैं और यूपीएससी की तैयारी करते हैं या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करते हैं तो ये कोरिलेशन हमें नहीं दिखता है। इसका रीजन है जो यूपीएससी के जो सबसे 3 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं, इन 3 सब्जेक्टों की जिसने तैयारी की है इन अच्छी से, उनका तो हो जाता है, और जो इन 3 सब्जेक्ट्स को नेग्लेक्ट करते हैं उनका नहीं हो पाता। तो ये 3 सब्जेक्ट अगर मैं अच्छे से तैयार हो करके मैं यूपीपीएससी या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम लिखूं तो मेरा 100% होगा, और अगर मैं इन सब्जेक्ट्स को नेग्लेक्ट करूं तो मेरा नहीं हो पाएगा। वो सब्जेक्ट्स क्या हैं? पहला सब्जेक्ट पेशेंस। ये जॉब की बात कर रहे हैं, वो भी जो कि वर्ल्ड में किसी भी कंट्री का सबसे प्रेस्टिजियस जॉब माना जाता है, उस कंट्री के फेडरल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट्स की या लोकल गवर्नमेंट की जॉब करना, चाहे वो यूरोप हो, चाहे यूएस हो, चाहे एशिया हो, चाइना हो, जापान हो, किसी भी कंट्री का मोस्ट प्रेस्टिजियस जॉब जो माना जाता है
वो है उस कंट्री के फेडरल गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में या म्युनिसिपल गवर्नमेंट में काम करना। आप उसकी तैयारी कर रहे हैं, आप उसके लिए अपियर कर रहे हैं, उसमें सक्सीड होना चाहते हैं। ये किसी कॉलेज की या किसी स्कूल के एडमिशन का मामला नहीं है, ये जॉब का मामला है। और इसलिए मेंटली प्रिपेयर होना है कि मुझे 4 साल अपने इसके लिए देने हैं। शायद आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाए, शायद आपका सेकेंड अटेम्प्ट में हो जाए, शायद आपका थर्ड अटेम्प्ट में हो जाए, बट मैं मेंटली इन तीनों अटेम्प्टों के लिए, और फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए मैं 1 साल लूंगा तो 1+3, मैं ये 4 साल के लिए मेंटली अपने आप को मुझे प्रिपेयर करना है। मैंने बहुत अपने दोस्तों को देखा, 1 अटेम्प्ट दिया, 2 अटेम्प्ट दिया, छोड़ दिया। नहीं था पेशेंस, नहीं था परसिवरेंस, इस सब्जेक्ट को वो नहीं मास्टरी कर पाए, इस सब्जेक्ट को वो नहीं प्रैक्टिस कर पाए, इस सब्जेक्ट को वो नहीं होल्ड कर पाए। जब हमें अपने देश की और वर्ल्ड की जो बेस्ट जॉब्स मानी जाती हैं उसमें आना है, तो 4 साल पेशेंस कौन सी बड़ी बात है। जब आप लोग बड़े होंगे तो आई एम श्योर जब आप लोग मेरे एज के आएंगे तब तक तो शायद एंटी एजिंग पिल भी आ जाएगी। आप शायद जब मेरे एज के आएंगे तभी भी आप 20 या 25 साल के दिख रहे होंगे, और जब मेरे एज के आएंगे तब तो पता नहीं 2050 में वर्ल्ड में वो अमर होने की भी कोई मेडिसिन बन गई होगी। इतना क्या सोचना 3-4 साल के लिए, इतना क्या सोचना मेरा 1 साल वेस्ट हो जाएगा, मेरा 2 साल वेस्ट हो जाएगा। आप किसी भी फील्ड में देखिए, हर एक फील्ड में लोग प्रिपेयर करते हैं, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो, स्पोर्ट्स हो, बिजनेस हो। एक 3 या 4 साल की प्रिपरेशन होती है, तो हम एक सेपरेट प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये अपने में एक डिग्री है, वो डिग्री नहीं है, जो हमने डिग्री की है वो नहीं है। प्रिपरेशन इटसेल्फ इज ए कोर्स। अगर प्रिपरेशन खुद एक 4 साल का कोर्स है, शायद मुझे फर्स्ट ईयर में ही सक्सेस मिल जाए, बट क्या मैं मेंटली प्रिपेयर हूं? ये सब्जेक्ट 1 है। और मेरी तो रिकमेंडेशन रहेगी कि आप अपने आप को 4 साल के लिए कमिट करें। दुनिया की जो सबसे अच्छी नौकरियां होती हैं, ये जो यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की नौकरियां होती हैं, उसके लिए आप अपने आप को 4 साल के लिए कमिट करें। ये पहला सब्जेक्ट है। अपने से पूछिए, इस सब्जेक्ट को प्रैक्टिस करने के लिए, इस सब्जेक्ट को परफेक्ट करने के लिए क्या आप तैयार हैं? दूसरा सब्जेक्ट है डेली प्रोसेस रिपीट। ये स्पोर्ट्स में भी ट्रू है। आप ये आप अगर किसी से पूछेंगे, किसी भी फील्ड में, किसी भी वॉक ऑफ लाइफ में, स्पोर्ट्स हो, बिजनेस हो, या लॉ हो, डॉक्टर हो, कोई भी फील्ड हो, दे ऑलवेज से प्रोसेस इज मोर इंपॉर्टेंट देन आउटकम। क्या मैं ये डेली, एवरी डे, क्या मैं ये प्रोसेस रिपीट कर रहा हूं? ये क्वेश्चन अब अपने आप से पूछिए। और प्रोसेस क्या है? मैं रोज 9 बजे से लेके 5 बजे तक मैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहा हूं। ये है प्रोसेस। बहुत सारे मेरे दोस्त बोलते हैं कि भाई मैं तो सुबह काम करता हूं, शाम को आके पढ़ता हूं। वो प्रोसेस नहीं है, वो ये सब्जेक्ट ही नहीं है। सब्जेक्ट है 9 बजे से लेके 5 बजे तक का पढ़ना। देन लोग मुझसे पूछते हैं, बहुत लोग मुझे बोलते हैं कैसे कर लें, ये ग्रेजुएशन के बाद इतनी सेंसिटिव टाइम होता है, मम्मी पापा से पैसे मांगने का में हेजिटेशन होती है, अपने पैरों पे खड़े होने का मन करता है। 5 बजे की बात करिए। 5 बजे के बाद भी 5 PM से आप 9:30 PM तक या 10 PM तक फ्री हैं। आप पार्ट टाइम जॉब करिए। हमारे
देश के बच्चे जब यूएस में जाते हैं, लंदन में जाते हैं, और जब वो एक कोर्स की वहां तैयारी करते हैं, मास्टर्स की तैयारी करते हैं, तो इवनिंग में पार्ट टाइम जॉब करते ही है ना, उन्हें तो खराब नहीं लगता। अगर आप यूएस में जाएं और यूरोप में जाएं और हम अपने अपने फ्रेंड से मिले वहां पर, तो वो इवनिंग को ट्यूटर का काम करते हैं, स्कूल के बच्चों को पढ़ाते हैं, रेस्टोरेंट में जाके हेल्प करते हैं, शॉप्स को हेल्प करते हैं, कभी कभी कहीं भी कोई भी जगह पे जाके किसी को भी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाते हैं पार्ट टाइम 3-4 साल के लिए, जिससे उनका डे टू डे खर्चा निकल जाए। वो किसी को सपोर्ट नहीं करते, बट अपना डे टू डे खर्चा निकल जाए। तो अगर मैं यूएस में जाके, यूरोप में जाके, अगर मैं वहां पर जाके मैं ये सब का वो पार्ट टाइम जॉब इवनिंग में कर सकता हूं, तो मैं, और डे टाइम में यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूं, 9 से 5 में यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूं, और 5 के बाद मैं ये पार्ट टाइम जॉब करता हूं यूरोप में जाके या यूएस में जाके, ऑस्ट्रेलिया में जाके, तो मैं अपने देश में क्यों नहीं कर सकता? अपने देश में मुझे क्या शर्म, क्यों शर्म? ये मेरा पार्ट टाइम जॉब है। मेरा मेन जॉब है प्रिपरेशन करना। दैट इज माई मेन जॉब, दैट्स द कोर्स आई एम डूइंग। प्रिपरेशन को एक कोर्स की तरह देखें, 4 साल के कोर्स की तरह देखें। अगर वो यूनिवर्सिटी में वो अगर देख रहे हैं मास्टर्स प्लस एमबीए 4 साल का, ज्यादातर बहुत सारे लोग जो बाहर जाते हैं वो पहले एक मास्टर्स करते हैं फिर एमबीए करते हैं, वो भी 2+2 मिला के 4 साल का हो जाता है। अगर वो इस 4 साल का कोर्स करते, कभी कभी उसको 3 साल में कंप्लीट कर लेते हैं, तो वो अगर उसको 4 साल का कोर्स देख सकते हैं, जो हमारे ही फ्रेंड्स यूएस या यूके, यूरोप या ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, तो हम इस प्रिपरेशन के कोर्स को 4 साल का कोर्स क्यों नहीं देख सकते? क्यों मुझे 9 से 5 जॉब करनी है और नहीं 5 के बाद मैं आऊंगा तभी मैं प्रिपेयर करूंगा खाली टाइम में? ईश्वर ने हमें ह्यूमन को इस तरह से बनाया है कि हमारा जो सबसे एक्टिव टाइम होता है, जहां हमारा माइंड सबसे एक्टिव रहता है, वो है 9 से 5 ही। इसीलिए आप देखिए सारे ऑफिसेज, सारी यूनिवर्सिटीज, सारे स्कूल्स इसी पीरियड पे रहते हैं। और हमें भी जब तैयारी करनी है तो इस पीरियड पे हमें प्रिपरेशन करनी है। जिन लोगों ने, मैंने तो अपने जितने भी दोस्तों को देखा जिन्होंने इस पीरियड पे प्रिपरेशन की, सबका हुआ। और जिन्होंने बोला नहीं नहीं इस पीरियड पे तो हम काम करेंगे, बट मैं बहुत सिंसियर हूं, शाम को आके मैं पढ़ाई करूंगा, आप थक जाएंगे, तब तक आपका दिमाग थक जाएगा। फिजिकल टायर्डनेस एंड मेंटल टायर्डनेस के बीच में कोरिलेशन है, उस कोरिलेशन को समझिए, नहीं ऑब्जर्व हो जाएगा। आप लगेगा आपका 9 से 5 काम करने के बाद घर पहुंचने के बाद 6 से 10 जो आप पढ़ते हैं, वो 4 घंटे की पढ़ाई 9 से 5 में 9 से 10 के 9 AM से 10 एक ही घंटे में वो पढ़ाई हो जाएगी। आपने 4 घंटे पढ़ाई भी की आके घर पर पहुंच के, और पढ़ाई की वैल्यू केवल 1 घंटे के बराबर है, दूसरा तो उसने 1 ही घंटे में पढ़ लिया है। ये कंपटीशन है। तो सेकंड है, क्या ये मैं डेली प्रोसेस रिपीट करने के लिए 9 AM 5 PM मिनिमम, ये इसके अलावा एडिशनल कर सकते हैं, जो कर सकते हैं पढ़ें, बट ये मैं करने के लिए, इस सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने के लिए, क्या मैं तैयार हूं? क्या मैं इंटरनली रेडी हूं? ये भी हमें सोचना है। इस सब्जेक्ट में हमारी प्रिपरेशन कितनी हुई है, ये भी हमें समझना है। और तीसरा है, ये एक तपस्या है। जो हो गया, लेट बाय गॉन बी बाय गॉन, अभी तक लाइफ जैसे बिताई है हम बिता लें, बट जिस दिन प्रिपरेशन शुरू की, मुझे नहीं झूठ बोलना है। मैं आपको बता रहा हूं, आप में से कुछ लोग गॉड पे विश्वास रखते होंगे, फेथ रखते होंगे, गॉड में नहीं फेथ रखते होंगे, सुपर नेचुरल पावर कोई सोचते होंगे। ट्रस्ट मी ऑन दिस, जिन ने झूठ बोल के इसकी प्रिपरेशन की, सक्सेस रेट बहुत कम। और जिन लोगों ने सच बोल के प्रिपरेशन की,
सक्सेस रेट वेरी हाई। नहीं बोलना उस दिन से, जिस दिन मैंने डिसाइड किया कि मैं प्रिपरेशन करूंगा, मुझे नहीं झूठ बोलना, एकदम प्योर रहना है और सच बोलना है। लोग जाते हैं, मैंने देखा कुछ बच्चों को जाते हैं एमटेक के लिए, इंटरव्यू के लिए जाते हैं, प्रोफेसर पूछते हैं आप एमटेक क्यों करना चाहते हैं? सर मुझे इंडिया में जो रिसर्च होता है वो थोड़ा सा अभी और बढ़ाने की ज़रूरत है। मैं चाहता हूँ मैं इंडिया में रह के और रिसर्च, इंडिया के जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के रिसर्च को और बढ़ाऊँ, इसलिए मैं इंडिया में आके मैं आपके कॉलेज में एमटेक करना चाहता हूँ। प्रोफेसर खुश होता है, एडमिशन दे देता है, और पहले दिन से क्लास नहीं अटेंड करनी, सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू हो जाती है। चांसेस ऑफ सक्सेस वेरी लो, नहीं होगा। आपकी प्रिपरेशन की बुनियाद ही झूठ के ऊपर है, नहीं होगा। देखता हूं मैं और लोगों को देखता हूं, पब्लिक सेक्टर के इंटरव्यू में आते हैं, बोलते हैं आप पब्लिक से, आप तो बड़े, आपका तो एकेडमिक रिकॉर्ड बड़ा अच्छा है, आप पब्लिक सेक्टर, आपको तो कोई भी जॉब, बड़ी हाई पेइंग जॉब मिल सकती थी, बाहर भी जा सकते थे, आप पब्लिक सेक्टर में क्यों आए? मुझे इंडिया का पब्लिक सेक्टर का प्रोफेशनलिज्म बढ़ाना है, मुझे इंडिया के पब्लिक सेक्टर को उतना ही कॉमर्शियली कॉम्पिटेंट बनाना है जितना कि इंडिया का प्राइवेट सेक्टर या विदेशों का प्राइवेट सेक्टर है, या मैं इंडिया के पब्लिक सेक्टर को उतना ही स्ट्रेंथन करना चाहता हूं जो कि डेवलप्ड कंट्रीज के पब्लिक सेक्टर है। वेरी गुड, वेलकम। आपके जैसे मार्क्स वाले तो बहुत कम लोग आते हैं, वेलकम टू दिस पब्लिक सेक्टर। करके हमें गवर्नमेंट में नौकरी मिल जाती है, पहले दिन नौकरी से ट्रेनिंग को बंक करना शुरू करते हैं और सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं। नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि अगेन झूठ के ऊपर आपने, झूठ के बुनियाद पे आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, झूठ को बेसिस करके आप तपस्या शुरू कर रहे हैं, आप एंड को ज्यादा इंपॉर्टेंट मान रहे हैं मीन से। नहीं देगा आशीर्वाद भगवान, नहीं देगा वो सुपर नेचुरल पावर आपको वो आशीर्वाद। और ये मैंने बैचेस बाय बैचेस मैंने इसको देखा। प्रीलिम्स में हो गया है, बॉस के पास गए, बोला घर में की तबीयत खराब है किसी की, या ब्रदर अपने 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 सिबलिंग को, ब्रदर सिस्टर को सेटल करना है, तो मुझे 3 महीने की छुट्टी छुपा लिया कि मुझे मेंस की तैयारी करनी है, झूठ बोल के छुट्टी ली और मेंस लिखा। नहीं होगा। कुछ तो आउटलायर्स होंगे, कोई भी थ्योरी 100% परफेक्ट नहीं होती, बट मैं आपको 90 से 95% प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बताऊंगा। इस तरीके से झूठ के बुनियाद पे प्रिपरेशन वालों का सक्सेस रेट केवल 5% है, सच पे बुनियाद रख के सक्सेस रेट उनका 95% है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, इन 3 सब्जेक्टों की प्रिपरेशन आपकी कैसी है? पेशेंस, कि आपके पास 4 साल के लिए आप मेंटली प्रिपेयर्ड हैं, 4 साल के लिए आप कमिट करने के लिए आप प्रिपेयर्ड हैं? रोज 365 डेज, एवरी डे आपने 9 से 5 तक मैं ये करूंगा, क्या आप कर रहे हैं? और क्या जिस दिन से आपने प्रिपरेशन शुरू किया, आपने अपने आप को बोल दिया है मैं किसी से भी किसी इश्यू के ऊपर, चाहे वो प्रिपरेशन से रिलेटेड हो चाहे ना हो, मैं जब तक मेरा सिलेक्शन नहीं होगा मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैं सही में किसी से मिलना चाहता हूं जिसने इन 3 सब्जेक्ट्स को परफेक्ट किया हो और उसका सिलेक्शन ना हुआ हो। जो इसको इन 3 सब्जेक्ट्स को क्लियर कर लेगा और मास्टर कर लेगा, मेरा मानना है उसका जरूर होगा। इनको मास्टर कीजिए। इतने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए, कितने घंटे में पढ़ाई कर लूं कि मैं
100% श्योर हो जाऊं कि मेरा होगा। इसको तो ऑलरेडी रिसर्च किया हुआ है, आप में बहुतों ने ये बुक पढ़ी होगी, आउटलायर्स बाय मैल्कम ग्लैडवेल। ये बोलता है कि अगर 10,000 घंटे की प्रिपरेशन कर दो, दुनिया में 100% गारंटी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर मैंने 10,000 घंटे पढ़ाई की हो और मेरा ना हो ही नहीं सकता। तो अगर मैं 10 घंटे रोज पढ़ता हूं फॉर एग्जाम्पल, तो 10,000 घंटे मीन्स कितना, 2 साल 7 महीने। इसका मतलब अगर मैं 10 घंटे पढ़ाई करके दो साल 7 महीने पढ़ाई करूं, स्टॉप वॉच से देखूं 10,000 घंटे हो गए कि नहीं, हो ही नहीं सकता। अगर ऐसा हो जाए कि नहीं होगा तो ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी बेस्ट सेलर बुक नहीं बनती। ये वर्ल्ड की सबसे बेस्ट सेलर बुक बनी इसलिए क्योंकि ये थ्योरी लेके आया 10,000 आवर रूल्स। आजकल तो आपके पास, सबके पास मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन पे डालिए और अपना स्टॉप वॉच में देखिए 10,000 घंटे आपने पढ़ाई की है कि नहीं। उससे पहले भी हो सकता है, ये तो श्योर शॉट की बात हो रही है, उससे पहले भी हो जाएगा, तो हो सकता है, बट इसमें तो पक्का हो जाएगा। दूसरा, बहुत लोग मुझसे ये पूछते हैं कि सर मैं तो इतने एग्जाम लिख चुका हूं, मैं तो कहीं पे सिलेक्शन नहीं हुआ, तो सडनली आप बोलते हैं मेरा यूपीएससी में हो जाएगा। मेरे को तो अजीब सा लगता है। मोस्ट टॉक्ड अबाउट बुक इन द वर्ल्ड, द एटॉमिक हैबिट्स। एटॉमिक हैबिट बुक में ये बात कही गई है कि जो इस बुक में ये बोला गया है कि किसी भी सक्सेस में एक टिपिंग पॉइंट होता है, और जब तक टिपिंग पॉइंट नहीं आता, इनपुट्स और जो ग्रेजुअल चेंज होता है उसका कोई भी मैनिफेस्टेशन नहीं होता। तो हमें नहीं मालूम रहता कि हम कहां हैं। इसको अगर विजुलाइज किया जाए, अगर मैं इसको विजुलाइज करूं एक अगर मैं इसको विजुलाइज करूं एक एग्जाम्पल से, तो जब मैंने प्रिपरेशन शुरू की तो मैं -50 डिग्री टेम्परेचर पे था। प्रिपरेशन हुई, थोड़ी प्रिपरेशन हुई, -40 पे पहुंच गया। बर्फी दिखेगी, ऐसा लगेगा मैं -50 डिग्री पे ही हूं, कोई चेंज नहीं दिखेगा मेरे में। और प्रिपरेशन की, -30 डिग्री पे आ गया, फिर भी एक बर्फ दिख रही है, मन को लगेगा शायद मैं -50 डिग्री पे ही हूं। और ये ह्यूमन बीइंग को, ये बुक बोलती है कि ह्यूमन बीइंग को ये समझ, ये मैनिफेस्टेशन, क्योंकि कोई आउटपुट मैनिफेस्टेशन नहीं है, तो हमें नहीं मालूम कि हम -50 डिग्री पे हैं कि -30 डिग्री पे हैं। और प्रिपरेशन की, -20 डिग्री पे पहुंच गए, फिर भी लगा बर्फी है, वो तो कोई आउटपुट नहीं आ रहा। पर डजंट मीन कि हम जर्नी नहीं की है, जर्नी हमने की है। हम -50 डिग्री से अब -20 डिग्री पे पहुंच गए हैं, और -1 डिग्री आया है, तभी भी ये बर्फी है, तभी भी ये बर्फ है। इतनी डिस्टेंस ट्रैवल कर ली है, बट हमें जो आउटपुट मिला है वो बर्फी है। इसका मतलब ये नहीं कि ये वेस्ट हुआ है, क्योंकि फिर -1 डिग्री के बाद जस्ट 1 डिग्री और ये 0 डिग्री, और ये पूरा पानी बन जाता है, तब हमें दिखता है। तो कभी भी ये सोचना कि अभी तक आउटपुट नहीं आया है, कभी भी इसको सोच के डिमोटिवेट नहीं होना, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि जब हमने शुरू किया था तो -50 डिग्री पे थे, अभी मैं -40 पे हूं, -30 पे हूं, -20 पे हूं। ये ईश्वर ने हमें ये कैपेबिलिटी दी ही नहीं है कि ईश्वर हमें तब नेक्स्ट हमें तभी बताएगा जब हम 0 डिग्री पे पहुंचेंगे, तो बर्फ तब पानी बन जाएगी जब सक्सेस आ जाएगी। इसलिए इन प्रोसेस, इन 3 सब्जेक्ट्स में बिलीव करना है,
कि मेरे पास 4 साल का पेशेंस होने की जरूरत है। मैं रोज एक प्रोसेस रिपीट करूंगा 9 से 6 मिनिमम, और मैं सच बोलूंगा, और 10,000 घंटे तक के लिए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करूंगा, और उसके बाद एक दिन वो 0 डिग्री आ जाएगा। और फ्रेंड, चाहे इंडिया हो, चाहे कोई भी वर्ल्ड की कोई कंट्री का स्टूडेंट हो, जब वो ग्रेजुएशन के बाद प्रिपेयर करता है तो हमेशा इस लाइन को रोज रिपीट करता है। ये आज की बात नहीं, पिछले 100 साल से वो मैंने कितने लोगों को, मेरे फ्रेंड्स जो दूसरे कंट्रीज के भी मेरे फ्रेंड्स हैं, उनसे भी मैंने बात की है, वो भी ये बात करते हैं। जरूर रोज रिपीट करें। लाइफ्स बैटल्स डोंट ऑलवेज go to the stronger or faster man, but sooner or later the man who wins is the man who thinks he can. बिलीव करें इसमें। 100 साल से इस वर्ल्ड का हर एक स्टूडेंट किसी भी कंट्री का जब वो प्रिपेयर करता है किसी भी एग्जाम के लिए, हमारे जैसे कंट्री में एग्जाम है सिविल सर्विसेज, हर एक कंट्री में है, हम इस मंत्र को रोज क्यों नहीं पढ़ते? रोज पढ़ें इसे। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फ्रेंड्स।